क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन चैप्टर 5 की एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। देखो याद करो बच्चों, हमने होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या पढ़ा था। होमोजीनस कौन से मिक्सचर होते हैं जिसमें कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को डिसॉल्व करके जब हम मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसका फेज क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सिंगल फेज होता है, यूनिफॉर्म होता है। जबकि हेट्रोजीनस में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के फेज सेम नहीं होते। ठीक है, चलिए अब उसी के बेसिस पे हमें एक चूज करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, एयर। एयर क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, बिल्कुल सही है। एयर जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। मिल्क। मिल्क एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बिल्कुल सही। मिल्क एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है बट ये कोलाइडल में आता है। ठीक है, सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, बिल्कुल सही। स्मोक। स्मोक जो है होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें कि डस्ट और एयर, डस्ट पार्टिकल्स, एयर्स एंड पॉल्यूटेंट, ये सब मिलकर स्मोक बनाते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अब चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है ब्रास। ब्रास क्या है, ये मेटल्स को डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके जो अलॉयज बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, ब्रास जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर और जिंक का होता है, जिसमें 80% आपका कॉपर होता है और 20% आपका जिंक होता है। तो ये हीट्रोजीनस नहीं होता, ये होमोजीनस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेम होता है बनने के बाद। फॉग। फॉग एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। विनेगर जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, जब विनेगर को वाटर में मिक्स किया जाता है, दोनों का फेस सेम होता है, तो एक होमोजीनस मिक्सचर में आता है। मडी वाटर। मडी वाटर जो है वो एक हीट्रोजीनस मिक्सचर, क्योंकि मड पार्टिकल्स वाटर में इजिली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। जी हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन भी एक होमोजेनस मिक्सचर, इसमें भी फेजेस जो होते हैं सेम होते हैं। मिल्क। मिल्क क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर नहीं, मिल्क एक हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा मडी वाटर। मडी वाटर जो है एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है, बिल्कुल सही। मिल्क जो है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ये भी कोलाइडल में आता है। ब्लड जो है ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ये भी कोलाइडल में आता है। और ब्रास। ब्रास एक होमोजेनस मिक्सचर है, बिल्कुल सही। इज कॉपर और ये जिंक का जो है कॉम्बिनेशन है, 80% इसमें कॉपर है, 20% इसमें जिंक है। तो आपको सही आंसर पता चल गया होगा कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट है हमारा चूज करेक्ट ऑप्शंस एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ मिक्सचर दे रखे हैं, मिक्सचर दिए हुए हैं, जैसे एयर और डस्ट का मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट वाटर का मिक्सचर है, तो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर दिए हुए हैं। हमें बताना क्या है, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है। याद करो टिंडल इफेक्ट के लिए कौन से दो मिक्सचर होते थे, याद है आपको। देखो हमारे जो मिक्सचर होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट आपका आता है सस्पेंशन आ गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या आते हैं, कोलॉइड्स आते हैं, और तीसरा आपका क्या आता है, सॉल्यूशन आता है, राइट। याद करो इसमें आपको पार्टिकल्स जो होते हैं उनके साइज बड़े होते हैं, तो कोलॉइड्स में पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, सस्पेंशन में वो पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलॉइड्स भी क्या होते हैं, हीट्रोजीनियस, बट सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं जो कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, इसमें टिंडल इफेक्ट आपका नहीं आएगा, जबकि इन दोनों में टिंडल इफेक्ट आपका शो करेगा। तो चेक कर लो, एयर और डस्ट पार्टिकल क्या बनेंगे ये मिलकर। ठीक है, एयर जो ओनली एयर जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर है, बट उसमें आप 10 पार्टिकल डाल दोगे तो उसमें वो क्या बन जाएगा, एक तरह का, जैसे पॉल्यूटेंट एयर होता है वो क्या है, एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो यहाँ पर अब जब इसमें 10 पार्टिकल ऐड हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। ये आपका किस में आ जाएगा, सस्पेंशन में। कॉपर सल्फेट और वाटर जो होता है जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है, जिसमें पार्टिकल का साइज जो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। स्टार्च एंड वाटर। स्टार्च एंड वाटर, अगेन स्टार्च का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है, तो ये वाटर में क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हीट्रोजीनस होते हैं, जो कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अगेन एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर जो, एसीटोन जो होता है वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं, ये सॉल्यूशन बनाता है, तो ये भी आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो कौन कौन से शो करेंगे, तो फर्स्ट है आपका एयर एंड डस्ट पार्टिकल, जो कि आपका सस्पेंशन में आएगा, और स्टार्च एंड वाटर जो कि आपका कोलॉइडल। तो ऑप्शन क्या आंसर करेक्ट है, ए एंड सी, जो कि टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, ईच पोसेसिंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। उसकी अपनी अपनी देखो क्लियर प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ फ्रेजेस वगैरह दिए हुए गए हैं, और हमें इसको अकॉर्डिंग टू द, देखो तीन टाइप के मिक्सचर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। हमें इसी के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज को, ये जो यहाँ पे टेबल्स हमें दी गए हैं इसमें फिल करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दी गई वो क्या है, लार्ज साइज पार्टिकल। किसमें होता है लार्ज साइज पार्टिकल, एंड लार्ज साइज पार्टिकल सबसे पहले
तो लार्ज साइज पार्टिकल जो है एग्जांपल किसका है, सस्पेंशन का। सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमें इजीली दिखाई देते हैं, हम उसे फिल्टर से अलग भी कर सकते हैं। पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड किस में रहते थे, मिल्क में, याद है क्या होता था वो, कोलॉइड्स। स्मॉल साइज पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे हैं, 1 nm से भी छोटा उनका डायमीटर है, तो क्या कहलाते हैं ये, सॉल्यूशन। राइट, आपको याद है। मॉडरेट साइज जो इन दोनों के बीच में आता था, क्या होते थे वो, कोलॉइड्स होते थे, ये वाले कोलॉइड्स, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, कोलॉइड्स में आएंगे। सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब जब आप छोड़ दोगे और उस सॉल्यूशन को छेड़ोगे नहीं, तो धीरे धीरे आप क्या देखते थे, जो आपका बीकर होता था उसके बॉटम में उसके पार्टिकल्स जो होते थे, सैंड चौक, सैंड हो गया, चौक हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते थे, बॉटम में सेटल्ड हो जाते थे और जो वाटर होता था वो ऊपर आ जाता था। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था हमारा, याद करो, ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब इज द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन होते ही नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, याद करो, जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते थे तो क्या बनता था, क्लियर सॉल्यूशन बनता था जिसमें कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। स्कैटर्ड लाइट, लाइट स्कैटर्ड करना, सिर्फ दो सॉल्यूशन जो है उनकी दो जो मिक्सचर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज है, कौन से हैं वो मिक्सचर, याद करो, कॉलॉइड्स, ठीक है, एंड दूसरा कौन है, सस्पेंशन, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये लाइट को स्कैटर्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम किसको सेपरेट कर पाएंगे, जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, अब वो बॉटम में सेटल हो सकते हैं, जो आपको नेक्ड आई से भी विजिबल हो रहे हैं, उसी को तो सेपरेट कर पाओगे फिल्ट्रेशन से। तो ये किसका कैरेक्टर होता है, ये होता है सस्पेंशन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आपको कौन देता था, जब आप सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते थे या फिर एसीटोन का बनाते हो या अल्कोहल प्लस वाटर बनाते, तो ट्रांसपेरेंट आपको मिक्सचर मिलता है। तो ये किसका एग्जाम्पल, ये सारा ये एग्जाम्पल है आपका सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया, सॉल्ट सॉल्यूशन अपने आप में ही सॉल्यूशन दे रही, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का, ठीक है। मिल्क, मिल्क किसका एग्जाम्पल होता है, कोलोइड्स का, क्योंकि इसके जो प्रोटीन और फैट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर में इसका साइज होता है, ठीक है। सैंड इन वाटर किसका एग्जाम्पल होता है, सैंड कभी भी डिसॉल्व होता है वाटर में नहीं, आपको इजिली ऑब्जर्व हो जाएगा और छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद बॉटम में सेटल भी हो जाएगा, जिस भी आपने फ्लास्क में या फिर कंटेनर में रखा हो, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, सस्पेंशन का, राइट। नेक्स्ट है आपका स्मोक। स्मोक क्या होता है, स्मोक में एयर में डस्ट पार्टिकल्स जो हो गए या पॉल्यूटेंट हो गए उसी को तो स्मोक कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया आपका, कोलोइड्स का, ठीक है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर, अब तीन मिक्सचर में से हीट्रोजीनियस कौन से होते हैं, जिनके पार्टिकल का साइज या तो मॉडरेट होगा या लार्ज होगा, तो एग्जाम्पल है आपका सस्पेंशन एंड कोलॉइड। ये क्या है, दोनों के दोनों हीट्रोजीनियस, ठीक है। नेक्स्ट है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। भैया इसके पार्टिकल्स आपके दिखते ही नहीं है और इसके भी पार्टिकल्स आप देख नहीं सकते, बस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय। तो इसमें आपको एग्जाम्पल देना है आपका सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स, ठीक है। अब लास्ट में हमारे एग्जाम्पल बचे हैं, मड। मड किसका एग्जाम्पल होता है, देखो अगर मड के पार्टिकल्स बड़े हैं और वो बॉटम में सेटल्ड हो रहे हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि भाई ये किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई मड को अगर फिल्टर करने के बाद भी मडी वाटर क्या होता है कि आपका जो वाटर आप ऑब्जर्व करते हो वो स्टिल आपको उसमें सस्पेंडेड माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते हैं, तो अब ये क्या बनेगा, कोलॉइड, ठीक है। तो इसको आप दोनों में रख सकते हो, सस्पेंशन में भी और कोलॉइड में भी। नेक्स्ट है आपका बटर। बटर किसका एग्जाम्पल है, बटर जो है एक तरह का इमल्शन होता है और ये कोलॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ब्रास, ब्रास क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर है, किसका मिक्सचर होता है ये, ब्रास जो है एलॉय है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। मेटल्स को डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके एक नया मेटल बनाया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल मेटल से ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ये कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन है जिसमें 80% कॉपर ऐड करते हैं और 20% जिंक, तो ये आप किसमें रखोगे, सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now question number 4, solve the following problems. A cake recipe uses dry ingredient। एक केक के रेसिपी को बनाने के लिए यूज किया है जिसमें शुगर का कितना है मास, 75 ग्राम। जो फ्लावर यूज किया गया है वो कितना है, 420 ग्राम। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है वो कितना डाला गया इसमें, 5 ग्राम। अब इन सबके कंसंट्रेशन बतानी है हमें कि जो मिक्सचर बनाए गए यानी कि जो केक तैयार होगा उसमें इन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का परसेंटेज कितना है। चलिए अब जो भी हमें इंग्रेडिएंट के जितने ही मास दिए गए हैं उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मास ऑफ शुगर कितना दिया है हमें, मास ऑफ शुगर, ठीक है, 75 ग्राम्स। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
ठीक है, कितना दिया गया है हमें 5 ग्राम्स। नेक्स्ट है मास ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मास कितना दिया गया है 420 ग्राम। अब इन सबको ऐड कर दो तो टोटल मास ऑफ कितना आ जाएगा आपका, टोटल मास ऑफ केक कितना है आपका 500 ग्राम्स। ठीक है, अब मैं परसेंटेज निकालती हूँ। ठीक है, परसेंटेज ऑफ शुगर। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, जितना अमाउंट है शुगर का उसको टोटल वेट से हम करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, इजी है। कितना आ गया आपका 15% कि भाई इस केक में 15% जो है वो शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के परसेंटेज निकालनी है पूरे केक में। तो कितना मास दिया गया है फ्लावर का 420 ग्राम्स। ठीक है, टोटल कितना है 500 ग्राम्स के, यानी कि हाफ केजी का केक बन रहा है। परसेंटेज के लिए क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई, अगेन करो 84। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज कितना आ रहा है, इसका पार्ट आ रहा है 84। यानी कि अगर ये मेरा पूरा एक केक है हाफ केजी का तो इसमें मेरा 15% जो है इतना वो शुगर आ रहा है। ठीक है, और बाकी जो मान लो 84, ये पूरा का पूरा 84 के अप्रोक्सीमेट है, तो वो मेरा कितना क्या आ रहा है फ्लावर आ रहा है। तो अब मुझे ये परसेंटेज ही तो बतानी, क्योंकि टोटल सारा परसेंट मिलकर क्या बनेगा 100 का ही तो पार्ट है ये। 100 में से 84 जो है वो मेरा फ्लावर है, 15 जो है वो मेरा शुगर है। तो अब बताओ कि 100 बनाने में 84 और 15 प्लस करो तो कितना बना आपका 99। तो कितने परसेंट होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप बिना कैलकुलेट करे भी तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है। आप चाहो तो पूरा यहाँ पे जो वर्ड्स में जो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप ऐसे ही लिख सकते हो, केमिकल फॉर्मूला अगर आपको नहीं लिखना तो। ठीक है, तो इसका और इसका टोटल करो कितना आ गया 99, तो 100 माइनस 99 कितना आया 1%। और चाहो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, गिवन अमाउंट कितना है 5 ग्राम, टोटल कितना है 500 इंटू 100। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 1 पे क्या आया 1%। ठीक है, तो ऐसे करके आप इजीली परसेंटेज अपनी निकाल सकते हो कंसंट्रेशन की। बहुत ही सिंपल से टर्म है इसमें। चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्या दिया, एक ब्रास अलॉय। ब्रास किसका मिक्सचर होता है, याद करो कॉपर प्लस जिंक का। ठीक है, ब्रास किसका मिक्सचर है कॉपर प्लस जिंक का। ठीक है, बट इसमें कॉपर कितना है आपका 70% है, और टोटल ब्रास जो मेटल बना है अलॉय तैयार हुआ है उसका मास कितना है 120 ग्राम। ठीक है, तो ब्रास का कितना है मास ऑफ ब्रास 120 ग्राम। ठीक है, जिसमें कॉपर की परसेंटेज कितनी है 70%। अगर 70% कॉपर है तो जिंक कितना होगा 30% ही तो होगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो हम कैसे निकालते थे परसेंटेज, याद है कितना अमाउंट दिया हुआ और हमें इसका अमाउंट नहीं पता, जो क्वांटिटी है हमें कॉपर की नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी, यानी 120 ग्राम में कितने ग्राम कॉपर है जो कि 70% बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, आपने करना क्या, आपको याद है पिछले वाले फॉर्मूले पे ही जाओ। हम जो अमाउंट था हमें नहीं पता, हम उसको एक्स मान लेते कि मान लेते हम एक्स ग्राम ऑफ कॉपर इसमें मिला रहे हैं। 120 ग्राम 120 ग्राम जो है वो ब्रास बनाने के लिए हमने एक्स ग्राम ऑफ कॉपर इसमें ऐड किया है। ठीक है, टोटल कितना है 120। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, आपका परसेंटेज आता था। यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है 70। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स। अब इस 10/12 रेशो को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता था। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 12/10। ये रूल्स तो आपको पता ही है कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड होता है, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई होता है। सिंपल इसे सॉल्व कर लो, कितना आया 84 ग्राम्स। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे एक्स हम किसको शो कर रहे थे, अमाउंट ऑफ कॉपर या क्वांटिटी ऑफ कॉपर, राइट। तो ये एक्स किसको शो कर रहा है कॉपर को। तो अगर 84 ग्राम्स आपका कॉपर है और टोटल वेट जो है 120 ग्राम है, तो कितने ग्राम आपका जिंक होगा निकाल सकते हो। जिंक का अमाउंट कितना होगा, अरे 120 में से बेटा 84 हम माइनस कर लेंगे, सिंपल, राइट। आपसे आप में से काफी बच्चों ने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 36 ग्राम। Question number 5. Label on a cooking oil pack says 1 liter contain 910 grams of oil.
अगर इस ऑयल में वाटर मिक्स कर दिया जाए तो एक सेपरेट लेयर बनेगी। ऑब्वियस है, सबको पता है कि जब हम वाटर में ऑयल मिक्स करते हैं तब क्या होता है उस केस में। ठीक है, ये वाटर है, वाटर में आप ऑयल मिक्स करोगे तो जो आपका ऑयल होगा उसकी लेयर आपकी ऊपर आ जाएगी, राइट। और जो आपका वाटर होगा उसकी लेयर क्या होगी, नीचे होगी, क्योंकि जो ऑयल होता है वो लेस डेंसर होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, लेस डेंसर मतलब कि ये समझ लो एक तरह से ये लाइट वेटेड है और ये हैवी है। तो ऊपर क्या आएगा आपका, टॉप पर ऑयल आएगा और नीचे क्या आएगा, वाटर। ठीक है, क्योंकि जस्ट इन्होंने ये पूछा है कि अगर इसे मिक्स किया जाएगा तो क्या ये सेपरेट लेयर बनाएगा। यस, इट विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यस इट विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर। देखो फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इफ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन द टॉप। तो टॉप पर कौन होगा, ऑयल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑयल विल बी ऑन द टॉप। हाउ विल यू सेपरेट द टू लेयर्स, कैसे सेपरेट करोगे, क्या प्रोसेस होता था, डिकेंटेशन का। आंसर क्या होगा आपका, डिकेंटेशन, राइट। ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus यूज। तो कौन सा apparatus आपको यूज हो करते थे, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सेपरेटिंग फनल यूज कर रहे हैं और एक कॉनिकल फ्लास्क इसे कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम वाटर और जो ऑयल है टॉप लेयर पर उसको हम सेपरेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन। देखो असर्शन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी जाती है और रीजन ये बताया जाता है कि जो रीजन है इस असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपका असर्शन और रीजन दोनों सही हो, तब तो आप ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड के पास जाओगे। ठीक है, कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों सही नहीं है तो सबसे पहले इन दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे। दूसरा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक सही है तब हम इन दोनों ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं क्या दोनों सही है या दोनों में से सिर्फ एक सही है। तो फर्स्ट असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या दी है कि सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे 3 टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। तो उसमें से जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। अब इसका रीजन क्या दिया है, रीजन इन्होंने दिया है द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 nm। ठीक है, तो पार्टिकल जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते थे उनकी जो पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता था उनका साइज याद है आपको, किससे छोटा होता था, राइट, 1 nm से भी छोटा होता था इनके पार्टिकल का साइज, लेस देन 1 nm। तो ये जो आपकी रीजन है वो क्या हो गई, कंप्लीटली फॉल्स हो गई। तो आप ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल कैंसिल आउट कर दो। अब क्या है, सिर्फ जो हमारा असर्शन है वो तो सही है कि भाई टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन शो नहीं करता, बट रीजन क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो रीजन यहाँ पर क्या आएगा हमारा, रीजन देखो ये फॉल्स है और असर्शन ट्रू है, तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर इन टेबल 5.3, मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग योर मेथड, इफ द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हमें मिक्सचर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं और हम कौन से सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन है जो इसमें यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मड फ्रॉम मडी वाटर। देखो मडी वाटर में क्या होता है कि जब मड के पार्टिकल्स अगर ज्यादा बड़े हैं तो उसे आप पहले फिल्ट्रेशन से हटा देते हो। स्टिल जो वाटर हमें ऑब्जर्व होता है उसमें मड के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप बनाते हैं। अब इस तरह के सॉल्यूशन में से जो बिल्कुल माइन्यूट मडी पार्टिकल्स है जो कि फिल्टर से भी पास हो गए और इसमें सस्पेंडेड है, उसको आप कैसे आप अलग कर रख सकते हो, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में क्या होता है, हम एक कोएगुलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं। ये एजेंट क्या करता है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने पास ले आता है। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता है एक तरह से, और पार्टिकल्स का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे और ऊपर हमें क्लीन वाटर जो है वो अपने कंटेनर में मिल जाता है। सेकेंड मेथड है प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट इन द ब्लड। देखो जितने भी मेडिकल लैब्स वगैरह होते हैं ना, वहां पर अगर ब्लड सैंपल लिया जाता है फॉर जितने भी डिजीज वगैरह उनके लिए जो टिपिकल अलग अलग टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें पहले क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से क्या होता है कि जो हमारे कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड है, आपको पता है ना ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और ये सारे क्या होते हैं, प्लाज्मा जो कि उसका सॉल्वेंट है ना, उसमें सारे के सारे सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, और फ्लोट करते रहते हैं। तो इन सबको सेपरेट करने के लिए प्रोसेस जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है। इसके लिए करते क्या, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसमें कि इन ट्यूब्स को जो जिसमें ब्लड सैंपल्स रखे होते हैं, ठीक है, वो अटैच कर दिया जाता है, देन उन्हें रोटेट किया जाता है और रोटेशन बहुत हाई होती है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो 2000 से 3000 रोटेशन। ठीक है, 1 मिनट में इतनी बार वो मशीन जो है इन ट्यूब्स को रोटेट कर रही है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो अब जो आपकी ट्यूब है उसकी वॉल से टकराएंगे और धीरे 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 वो बॉटम में जाके सेटल्ड हो जाएंगे।
तो सबसे हैवी पार्टिकल्स जो होगा वो सबसे नीचे आपको बॉटम में मिलेगा, और जो सबसे लाइट होंगे वो कंपोनेंट हमें ब्लड के सैंपल में सबसे ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरा ब्लड सैंपल है तो जो लाइटेस्ट होगा वो मुझे सबसे ऊपर मिलेगा, और जो हैवियर होगा वो सबसे नीचे मिलेगा। तो जो आरबीसी होता है, क्योंकि उसका अमाउंट भी क्या होता है, 45 to 55% ऑफ जो हमारा एंटायर ब्लड होता है उसका होता है। तो नीचे मुझे क्या मिलते हैं, आरबीसी मिलते हैं, और सबसे टॉप पे मुझे क्या मिलता है, प्लाज्मा, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड है। ठीक है, और बीच में मुझे क्या मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, और उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे प्लेटलेट्स मिलेंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है ब्लड सैंपल का। ठीक है, तो अब मुझे प्लाज्मा चाहिए, तो प्लाज्मा किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से मिलेगा। ये मुझे टॉप पर मुझे रिसीव हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब पे, और इसे अलग किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है हमारा, नेप्थलीन एंड सैंड। देखो नेप्थलीन क्या है, नेप्थलीन जो है सब्लिमेशन शो करता है, मतलब कि जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये सॉलिड फेज से अपने आप को वेपर फेज में चेंज कर लेगा। ठीक है, और लिक्विड का फेज इसमें आएगा ही नहीं। जैसे आइस होती है, आइस मेल्ट होता है तो क्या बनता है, वाटर होता है, वाटर देन अगेन हीट करते हो देन वेपर्स बनता है। बट इस केस में, इन केस ऑफ नेप्थलीन, सीधा ये सॉलिड बॉल्स होती है नेप्थलीन की, और ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, बीच में लिक्विड बनता ही नहीं है। तो सैंड में जब आप नेप्थलीन को अगर मान लो कि बिल्कुल बारीक सा मिक्सचर बना के इसमें मिक्स कर दोगे, और देन उसे हम हीट करते हैं, ठीक है, चाइना डिश को हीट करेंगे और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं, तो क्या होता था, आपने देखा था ना एक्सपेरिमेंट, जो वेपर्स बनेंगे वो जाके इस फनल की ट्यूब पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, एज अ व्हाइट पार्टिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और नीचे जो मेरे चाइना डिश में बच जाएगा वो क्या बचेगा, वो मेरा बच जाएगा सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है, सब्लिमेशन बाय हीटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। ठीक है, देखो चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट आपको दोनों चीजें अलग करनी है, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो चॉक आपको कैसे मिल सकता है, और कॉमन पाउडर। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा एक लिक्विड में। अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो उस केस में क्या होगा, अगर लिक्विड में मैं डिसॉल्व करूंगी, ठीक है, तो चॉक जो होगा वो तो डिसॉल्व होगा नहीं, ठीक है, पानी में, और जो मेरा सॉल्ट होगा वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो धीरे धीरे मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जिसके बॉटम में मुझे क्या मिलेगा, चॉक मिलेगा, और सॉल्यूशन में मुझे तैरता हुआ जो डिसॉल्व है वो क्या मिलेगा, जो सॉल्यूशन को अगर मैं फिल्टर करके अलग कर देती हूँ, तो ये जो मुझे फिल्टर पेपर पे जो मिलेगा वो मुझे चॉक मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन मैंने अलग किया ये मुझे क्या मिल गया, सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब इस सॉल्ट वाटर को इवेपोरेट कर दूंगे मैं हीट करके, तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स। ठीक है, या सॉल्ट के क्रिस्टल्स। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। सेम यही वाला एग्जांपल है कि भाई सॉल्ट वाटर बना, उसको आपने हीट किया, हीट करने से इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, वाटर जो है वो वेपर्स बनकर आउट हो जाएंगे, और पीछे मेरे पास क्या बच जाएंगे, सॉल्ट के क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था ऑयल फ्रॉम वाटर के, जो ऑयल जो होता है जब वाटर में मिक्स नहीं होता, ये दो इमिसिबल लिक्विड यानी कि दो एक दूसरे में ना डिजोल्व होने वाले लिक्विड होते हैं। ठीक है, वाटर जो ऑयल होगा वो मुझे टॉप पे मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, मुझे बॉटम में वाटर मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है इसको सेपरेट करने का, डिकेंटेशन प्रोसेस है, और जो एपरेटस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर। देखो फ्लावर के पिगमेंट्स हो गए, या आपके लीव्स के पिगमेंट्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके जो इंक होते हैं ना उनकी डाइज, इन सब को सेपरेट करने के लिए या इनके रेशियो चेक करने के लिए कि किस तरह से कितने कितने जो है इनके जो पिगमेंट्स है वो कितने रेशियो में इनमें प्रेजेंट है, उन सबको चेक करने के लिए जो सेपरेटिंग मेथड यूज किया था उसे कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने पहले ही पढ़ा है, क्या करते हैं उसमें, ठीक है, एक गैस जार लेते हैं, उसमें इन्वर्टर करके एक पेपर स्ट्रिप रख देते हैं, नीचे सॉल्वेंट रखा रहता है, सॉल्वेंट जो होता है वो आपका अल्कोहल भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। ठीक है, और जो आपका स्पॉट है वो एक पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर के पॉइंट पे एक स्पॉट लगाया जाता है, और ये जो स्पॉट है वो सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए, जबकि उसके नीचे की जो आपका जो पेपर है, ठीक है, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो उसकी स्ट्रिप जो होती है नीचे की, वो सिर्फ सॉल्वेंट में आपकी डिप होनी चाहिए। अब जैसे जैसे इसमें सॉल्वेंट ऊपर की तरफ रन करेगा, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट जो हमने ये यहाँ पर लगाया ना पिगमेंट ऑफ फ्लावर, तो जो सॉल्यूट हमने यूज करा है, जो भी इसका पिगमेंट यूज करा है, उसको हमने इस पॉइंट पे रखा है, ये क्या करेगा, सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व होगा, और जैसे जैसे सॉल्वेंट रन करेगा ये भी उसके साथ ऊपर रन करना शुरू हो जाएगा, और इसके पिगमेंट क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ पेपर। Question number 8. Two miscible liquids A and B are present in a mixture. The boiling points of A is 60 degree and B का boiling point है 90 degree. एक मेथड सजेस्ट करना है हमें, ठीक है, टू सेपरेट देम, और उसका लेबल डायग्राम भी बताना है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिसिबल और इमिसिबल क्या होता है। ठीक है, याद आपको मिसिबल क्या होते हैं, जो दोनों एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है,
two liquids dissolve in each other. Dissolved in each other. ठीक है, तो ये मिसिबल लिक्विड है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 60 to 90। इसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते थे, डिस्टिलेशन। ठीक है, कि दो मिसिबल लिक्विड है, उनको अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए एक जो स्पेशल कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, कि भाई जो इन दोनों लिक्विड के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए आपका टेम्परेचर डिफरेंस, इट शुड बी मोर देन, यस, 25 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हम इन दोनों को डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिर वहां पे हम कौन सा यूज कर किया जाता है मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बट यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें, 30 डिग्री का है, तो इसे डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट। तो आपने यहाँ पे सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम, तो कौन सा मेथड है वो, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड having temperature difference more than 25 degree Celsius। ये इसमें आप लिख सकते हो। Also draw a label diagram of the method suggested। तो आपको डायग्राम याद होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको शो कर देती हूँ फिर से। ये वाला डायग्राम आपने ड्रॉ करना है डिस्टिलेशन का। ठीक है, इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो है ये डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया गया है, इसके अंदर मिक्सचर ऐड किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का। एसीटोन जो होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता था, और वाटर जो है यहाँ पर आपका वो कितने पर होता है, सबको पता है, बच्चों को भी पता होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। बट यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, लिखना है होगा आपको कंपाउंड ए और एंड कंपाउंड बी। ठीक है, कि ये किसका मिक्सचर है, एसीटोन और वाटर का नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको यही चेंज करना है कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। और जो यहाँ पर लिखोगे, ये आपको एसीटोन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो चेक करो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो जो लिक्विड जो है, दो इमिसिबल लिक्विड है जिसमें टेम्परेचर कम है, किसका कम है, ए का 60 डिग्री है, तो ये पहले बॉईल हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री वाला टेम्परेचर आप पहले अचीव करोगे ना, तो उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स देन इस वाटर कंडेंसर से गुजरेंगे, कूल होंगे, एंड देन अगेन वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस कॉनिकल फ्लास्क में हमें एसीटोन की जगह क्या लिखना है, आपने यहाँ पर कंपाउंड ए। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड बी क्या है, वो आपका 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इस टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना है कि ये 90 डिग्री तक ना पहुंचे। ठीक है, ये 60 और 90 से नीचे ही रहे, 60 से ऊपर और 90 से नीचे रहे। इवेपोरेशन, देखो इवेपोरेशन मेथड जो है वो कब यूज किया जाता है, ठीक है, इवेपोरेशन मेथड को तब यूज करते हैं जब सॉल्वेंट में जो होता है हमारा सॉलिड सॉल्यूट ऐड हो। सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो हमें ये सॉलिड सॉल्यूट जो होता है उसको रिकवर करना है, तो उसके लिए बेस्ट जो मेथड होता है वो इवेपोरेशन होता है, लाइक सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि इसमें हमें सॉल्वेंट की रिकवर, जो सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर है, इसकी रिकवरी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ क्या चाहिए, हमारा प्रोडक्ट सॉल्ट चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या यूज किया जाता है, इवेपोरेशन। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में जो सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, जो हम अलग करते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है, उसका फॉर्म जो होता है वो प्योर कंपाउंड होता है, इसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। तो अगर आपको प्योर कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ये किसमें से हम क्रिस्टलाइजेशन में जो प्योर कंपाउंड निकालते हैं वो उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन से निकालते हैं। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड किया जाता है और इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाएगा, देन इसे रूम टेम्परेचर पे कूल किया जाएगा, तो हमें किसके क्रिस्टल मिलेंगे, कॉपर सल्फेट के, जिसमें कि प्योर कॉपर सल्फेट ही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा, क्या था उसमें, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए, बट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ब्लड जो एग्जांपल है कोलोइडल मिक्सचर का। कोलोइडल मिक्सचर क्या होते हैं, कोलोइडल मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो कि जिनके सॉल्यूट यानी कि जो पार्टिकल हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, ठीक है, उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, वो कभी भी बॉटम में जाके सेटल नहीं होते, जस्ट लाइक सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन में हमारा क्या होता था, जो चौक पाउडर वगैरह होते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए वो सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन जब आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, बॉटम में जाके चौक वगैरह जो भी होगा वो सेटल्ड हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ठीक है, तो अगर ऐसा बिहेवियर ब्लड के पिगमेंट्स ने या ब्लड के कंपोनेंट्स ने किया, लाइक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, वो जाके, ठीक है, हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें जाकर अगर वो सेटल्ड हो जाएंगे, तो क्या होगा, कैपिलरी से क्या ब्लड फ्लो हो पाएगा, नहीं।
ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे कैपिलरीज को, और फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखो हमने क्या पढ़ा था, जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें कि आपको दो फेज देखने को मिलते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज क्या होते हैं, यानी कि वो पार्टिकल जो कि सस्पेंडेड है, ठीक है, उस सॉल्वेंट में जाके सस्पेंडेड है, उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते थे, डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्जल मीडियम, मीडियम हम किसको बोलते हैं, जिस सॉल्वेंट में वो डिजोल्व है, ठीक है, तो जिस सॉल्वेंट में ये पार्टिकल सस्पेंडेड है, उस सॉल्वेंट को, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जल मीडियम। तो ब्लड का आपने क्या पढ़ा था, ब्लड में कि अगर हमने टेस्ट ट्यूब जो हमने देखी थी वो किस तरह से होती थी, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में आपने देखा, जब आप देखते हो कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता था तो ब्लड सैंपल में क्या होता था, सबसे जो बड़ा फ्रैक्शन हमें मिलता था वो किसका मिलता था, आरबीसी का, और सबसे टॉप में जो ऊपर लेयर होती थी वो किसकी थी, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा जो है ब्लड कॉम्पोनेंट का सबसे लाइटेस्ट पार्ट है। और जो हमें मिडिल में छोटी सी लेयर मिलती थी पतली सी, वो किसकी है, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो डब्ल्यूबीसी और ये जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ये क्या बना रही है, इसका डिस्पर्स फेज। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और डिस्पर्जल मीडियम, मीडियम क्या है इसका, प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है ना, ये इसमें डिस्पर्स रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, इसी में तैरते रहते हैं, तो ये क्या आंसर आएगा इसका, प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या, हमें एक मिक्सचर दिया हुआ है सैंड, कॉमन सॉल्ट और नेफ्थलीन का। हमें क्या करना है, वेरियस स्टेप्स बताने हैं टू सेपरेट करने के लिए इस कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर। कौन से कंपोनेंट, सैंड, कॉमन सॉल्ट और नेफ्थलीन, इन तीनों को सेपरेट करने के लिए स्टेप्स बताने हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन। तो फर्स्ट जो सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबसे पहले आप कौन सा चूज करोगे। देखो ये एक मिक्सचर है जिसमें क्या है आपका, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, सैंड एंड सॉल्ट। ठीक है, ये तीनों सॉलिड के फॉर्म में होंगे इसमें। अब इसको हम किस टेक्निक से, तो आपको क्या पता है, जो नेफ्थलीन होता है, ठीक है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की क्या टेंडेंसी होती है कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और जैसे हम इसे थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक है, हीट करते ही किस में चेंज हो जाता है, हो जाएगा आपका वेपर फेज में, ये हीट का सिंबल होता है। ठीक है, तो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फेज में विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, कि लिक्विड फेज में ये जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स बनाएगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा, अब इस बाउल के अंदर आपके क्या बच गया, सैंड बच जाएगा और प्लस सॉल्ट बच जाएगा, राइट। और जो हमारा ये नेफ्थलीन था वो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स जाके जो ये फनल है ना, जैसे ये वेपर्स ऊपर जाएंगे तो ये वापस वेपर्स क्या होंगे, कूल होंगे, कूल होके वापस वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और ये इसकी जो अंदर की वॉल है इस पर जाकर ये डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस से यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस से हमने क्या किया है, नेफ्थलीन को इस मिक्सचर से सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसका सेपरेशन हो रहा है, आपका नेफ्थलीन का। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास जो मिक्सचर बचा उसमें क्या है, सैंड प्लस सॉल्ट। अब सैंड प्लस सॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे वाटर। ठीक है, सैंड प्लस सॉल्ट। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, वाटर। वाटर बनाकर आप एक लिक्विड मिक्सचर तैयार कर लीजिए। लिक्विड मिक्सचर को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर करने से क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन मेथड हम यूज करेंगे, तो फिल्ट्रेशन मेथड में होता क्या है, देखो जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, तो जो सैंड होगा वो बॉटम में जाके सेट हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, और ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, ये लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, और इस लिक्विड में क्या है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है NaCl प्लस वाटर का। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस करोगे तो ये फनल में जो फिल्टर पेपर लगाया है इसमें हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियस है सैंड आपका इसमें कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमें यहाँ पर जो लिक्विड मिला है, जो सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस प्रोसेस में हम किसको सेपरेट कर रहे हैं, सैंड को सेपरेट कर रहे हैं, सैंड को सेपरेट कर रहे हैं, किस प्रोसेस से कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। क्लियर, अब क्या बचा हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर।
अब सॉल्ट प्लस वाटर, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को, ठीक है, हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, जो आपका सॉल्वेंट है यानी कि वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वेपर्स में चेंज होके वो, ठीक है, सॉल्वेंट सारा क्या कहाँ चला गया, एनवायरमेंट में चला गया, वेपर में चेंज होके। और जो ये बाउल है या फिर ये चाइना डिश है, इसमें क्या बच जाएंगे हमारे पास, सॉल्ट के क्रिस्टल्स। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है सब्लिमेशन, इससे आप नेफ्थलीन को आप सेपरेट कर पाओगे। सेकंड मेथड जो है वो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से आप सैंड को जो है सेपरेट कर पाओगे, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं। तो ये क्या होगा, जो लिक्विड हम फिल्टर कर रहे हैं ये इस फिल्ट्रेट में आ नहीं पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो ये हमें फिल्ट्रेट सॉल्यूशन मिला, इसको हम हीट करेंगे यानी कि इवेपोरेशन मेथड यूज करेंगे, और जो सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है वो वापस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट के क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जाएगा, दिस वन विल बी आवर सेकंड स्टेप एंड दिस वन विल बी थर्ड स्टेप। ठीक है, और आप चाहो तो इनको मैंने थोड़ा बहुत डिफाइन भी कर दिया, तो आप इसे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस है क्या। देखो, डिस्टिलेशन और इफेक्टिव मेथड ऑफ सेपरेशन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। वाटर और एसीटोन जो है इसमें मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है, याद है आपको, मिसिबल लिक्विड्स हैं ये, यानी कि वो लिक्विड्स जो एक दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो यूनिफॉर्म फेज बनाते हैं या सिंगल फेज बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, यूनिफॉर्म फेज, यानी नहीं सेपरेट करने का सबसे बड़ा जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हम यूज करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि जो भी हम अपना लिक्विड मिक्सचर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मिसिबल, ये लिक्विड्स के लिए है। सबसे पहले तो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो मिसिबल लिक्विड्स के लिए, यानी कि दोनों जो हमारे मिक्सचर है वो दोनों ही लिक्विड होने चाहिए, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। ठीक है, तो वाटर और एसीटोन दोनों लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग किया। दूसरा, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इन दो, ये जो मिसिबल लिक्विड है इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था, राइट, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो इससे इनका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो वाटर का कितना होता है, ठीक है, लोअर क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जहां तक हम बात करते हैं एसीटोन की, तो एसीटोन का कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है आपको, 44 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री से तो ये ज्यादा ही है। तो इसे डिस्टिलेशन मेथड से इजिली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, एंड मुझे लगता है अब आप इसका आंसर भी अपने आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द डाटा गिवन इन टेबल 5.4। 5.4 में कैसा डाटा दिया गया है, कि हमें वेरियस सॉल्ट दी, यहाँ पे ये 4 सॉल्ट दिए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी आपने पहले ही पढ़ा था ना, कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम कितना सॉल्ट या कितना अपना सॉल्यूट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल की पोटेशियम नाइट्रेट है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, हर केस में जो वाटर का ये जो सॉल्वेंट है आपका वो फिक्स रहेगा अमाउंट। ठीक है, तो इस 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए हम निकाल रहे हैं कि हम इन सब अलग अलग सॉल्ट को जो एज अ सॉल्यूट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, कितना मैक्सिमम अमाउंट हम डिजोल्व कर सकते हैं, और उसे क्या कहते हैं, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने गिवन टेम्परेचर पर हम उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बना रहे हैं, तो कितना अमाउंट उसमें डिजोल्व हो रहा है, यही कहलाता है इसे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आसान शब्दों में। चलो, अब यहाँ पर देखो, अगर आप इस डाटा को पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या देख रहे हो, पोटेशियम नाइट्रेट में 21 ग्राम्स यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, जबकि आप कंपेयर करो 80 डिग्री पे कितना हो रहा है, 167। तो ये कितना ज्यादा है, ये अगर आप 21 में 167 में से 21 माइनस करो तो क्या आएगा आपका आंसर, 146। ठीक है, तो इतने ग्राम एक्स्ट्रा जो है हम अमाउंट ऐड कर पा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस। और अमाउंट क्या फिक्स है सॉल्वेंट का हमारा, 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, कि वाटर का अमाउंट फिक्स रहेगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका कितना एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें ऐड कर पा रहे हैं, 146 ग्राम्स। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पहले 36 था बट 80 पे कितना आ रहा है, 37, यानी कि सिर्फ 1 ग्राम ही, यानी कि इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, काफी कम है। पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे 35 है और यहाँ क्या है, 54 है।
ठीक है, तो कितना आप कर पा रहे हो इसमें? इसमें सिर्फ 19 ग्राम ही हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट यानी कि इस सॉल्वेंट को ऐड कर पा रहे हैं। और बात करें अगर अमोनियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर कितना कर पा रहे हैं हम? ऑलमोस्ट 42 ग्राम्स। ठीक है, बेसिक आपने समझ लिया। अब चलिए इसको वन बाय वन जो इनके पार्ट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? What mass of potassium nitrate would be needed to prepare its saturated solution in 50 gram of water at 40 डिग्री सेल्सियस? देखो 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना वाटर ले रहे थे हम? 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, H2O सॉल्वेंट कितना यूज किया गया इस प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी के लिए? ये जो सॉल्युबिलिटी पूरा बना है ये सिर्फ 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए बनाया गया। ठीक है, तो 40 डिग्री पे अगर ये 62 ग्राम फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 40 डिग्री पे 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए क्या सॉल्युबिलिटी होगी? वाटर का अमाउंट क्या हो गया? पहले से आधा हो गया, यानी कि ये जो टेबल थी वो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग थी और क्वेश्चन जो है उसके आधे अमाउंट की बात कर रहा है, यानी कि सॉल्वेंट अब कितना है यहाँ पर? वाटर का जो अमाउंट है वो 50 ग्राम्स है। तो जब सॉल्वेंट की वैल्यू आधा हो गई तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 31 ग्राम। कि आप 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व कर पाओगे एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 40 की जगह ठीक है किसी और के लिए दे देते, ठीक है जैसे ये 32 है, 32 के लिए देते तो 32 का हाफ कितना हो जाता? 16। तो यहाँ पे क्या होता है? 16 ग्राम ही हम ऐड कर पाते फॉर 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्युबिलिटी आपकी चेंज होगी। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है? अ स्टूडेंट मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है। टेम्परेचर कितना यूज करा उसने? 80 डिग्री। और सॉल्यूशन को कूल कर रहा है कितने पे? 25 डिग्री पे। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स? देखो आपने हमेशा ही ये पहले भी ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, अगर हाई टेम्परेचर पे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कूल करते हैं एट रूम टेम्परेचर, जो कि उन्होंने 25 डिग्री दिया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो किस फॉर्म में आ जाता है? क्रिस्टल्स के फॉर्म में। क्रिस्टलाइजेशन में हमने यही पढ़ा था। ठीक है, जब हम सॉल्युबिलिटी पढ़े तो क्रिस्टल कम बनते थे कि जब हाई टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड कर लेते थे और जैसे 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 वो कूल होता था तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी 25 पर है इस सॉल्यूशन में उतना ही अमाउंट डिसॉल्व रहेगा और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? क्रिस्टल्स में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑब्जर्व करेगा वो क्या ऑब्जर्व करेगा? यहाँ पे यहाँ जस्ट ये पूछा गया व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स? व्हेन द सॉल्यूशन कूल्स द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर हम 25 की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं? अब देखो यहाँ पे 25 का इन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, जहां पर हम पोटेशियम क्लोराइड का दे रहे हैं तो 25 का दिया नहीं, तो आप क्या करो इन दोनों का एवरेज निकाल दो। 20 और 30 का एवरेज क्या होता है? 25 और 37.4 कितना आ गया? 72.4। 72.4 का हाफ क्या होता है? हाफ अगर आप निकालोगे तो 36.2। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज क्या आ गया? 36.2 ग्राम। और यहाँ पर आप कितना डिसॉल्व कर पा रहे हो? यहाँ पर आप 54। तो 54 से जब आप 25 पे आओगे तो अब कितना अमाउंट रह गया आपके पास? 36.2 और था कितना? 54। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स्ट्रा कितना बचा? 54 में से आप 36.2 माइनस कर लो। 17.8 ग्राम। ठीक है, तो ये 17.8 ग्राम यानी कि यहाँ पर देखो 25 डिग्री पे मैं ओनली 36.2 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व रहेगा। और क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पे 54 था तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट यानी कि इसके बीच में जो अमाउंट है वो किसके फॉर्म में मुझे ऑब्जर्व होगा स्टूडेंट को? क्रिस्टल्स के फॉर्म में, यानी कि जो 17.8 ग्राम जो बच गया वो किसके फॉर्म में उसे दिखेगा? प्योर क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। यही होता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछ रहे हैं। What is the effect of change in temperature on the solubility of salt? Also compare the change in solubility of the four given salt with increase in temperature 10 to 80 डिग्री सेल्सियस। देखो अब इसमें हमें क्या करना है? दो चेंजेस पूछे हैं। एक कि पहला टेम्परेचर जब मैं चेंज कर रहे हैं तब इनकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है
आप क्या देख रहे हो, अमाउंट जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी बढ़ता ही जा रहा है, हर केस में किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन डिसॉल्व जो कर रहे हैं वो अमाउंट क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो इन चारों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कौन दिखा रहा है हमें, पोटेशियम नाइट्रेट। क्यों, क्योंकि इसमें हम कितना अमाउंट डिसॉल्व कर पा रहे हैं 80 डिग्री तक इंक्रीज करने, 146। उससे कम कौन है, अमोनियम क्लोराइड, तो नंबर 2 पे हम इसकी रख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तीसरा कौन है, 19 ग्राम पे पोटेशियम क्लोराइड, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी इंक्रीज हुई है, फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर 14, 3 स्टूडेंट्स है ABC प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ऑब्वियस आपको दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है कि भाई A जो है वो 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व कर रहा है इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, B जो है वो 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, और C जो है 30 ग्राम शुगर डाल रहा है इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मास बाय मास निकाल रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ईच स्टूडेंट सॉल्यूशन। देखो इसे आप रफली भी कर सकते हो और डिटेल में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने पहले वाले चैप्टर आपने इसे जो है जो हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसको अच्छे से देखा होगा, तो आप इसे orally भी सॉल्व कर लोगे। देखो हम निकालते क्या थे, मास बाय मास परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, याद करो, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, इस अगर इस टर्म में हम कंसंट्रेशन निकाले तो क्या होता था आपका, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसी का रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें, आप देखो, अगर फर्स्ट केस आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो फर्स्ट केस में आपका जो सॉल्यूट है उसका मास कितना है, 20 ग्राम। ठीक है, अगर हम ए वाले के लिए निकाल रहे कंसंट्रेशन, तो ठीक है स्टूडेंट ए के लिए, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मुझे गिवन है, 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन देखो, ये जो 80 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये अगेन 80 ग्राम, ये सब जो है ये सॉल्यूशन का मास नहीं है, ये किसका है, सॉल्वेंट का मास है। किसका मास है, सॉल्वेंट का। और सॉल्यूशन कब बनाएगा ये, जब हम ऐड करेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 प्लस 80, ये दोनों मिलेंगे तो कितना बना देंगे, सॉरी 80 प्लस 20 कितना बनाएंगे, 100 ग्राम। तो ए के लिए सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, 100 ग्राम। बी के लिए कितना होगा, ठीक है, बी सॉल्यूशन का मास कितना होगा, एग्जैक्टली 100 प्लस 20 कितना हुआ, 120 ग्राम। सेम सी के लिए निकालो, सी सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, 80 प्लस 30, 110 ग्राम। वेरी गुड, अब आपको ये समझ में आने लग गया होगा। चलो अब सबके मास डाल देते हैं, एक का मास है 100 इंटू 100, 100 100 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या हो गया, 20%। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है ऑलरेडी आपने ये भी सॉल्व कर ही लिए होंगे अब तक। मास परसेंटेज ऑफ ए, बी के लिए मास परसेंटेज निकालते हैं। बी के लिए हमने क्या देखा है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बी में भी कितना है, 20 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, और पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना है, 120। किससे मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के लिए, 100। ठीक है, तो m बाई एम परसेंटेज ऑफ बी निकाल रहे हैं यहाँ पर आप, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, कितना है आपका, 100/6। डिवाइड करो 100/6 को, आप क्या लिख सकते हो, 50/3। 50/3 किसके इक्वल होगा, 16.6666%, यानी 16.67% के आसपास हो गया ये। ठीक है, तो अब अगर हम सी के लिए निकालते हैं, मास बाय मास परसेंट, ठीक है, ऑफ सी, तो सी में जो सॉल्यूट का मास है वो कितना है, 30 ग्राम। ठीक है, यानी शुगर कितनी है इसमें, 30 ग्राम। और जो इसका सॉल्यूशन का जो मास बना है वो कितना है, 110। डिवाइड कर दो इसको 110 से, इनटू क्या करोगे, 100। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 300/11। चलो डिवाइड कर लो, तो 27.2%। चलिए, तो इस तरह से हमने तीनों की कंसंट्रेशन निकाल ली मास बाय मास परसेंटेज में। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, हुज सॉल्यूशन इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड।
तो मोस्ट कंसंट्रेटेड कौन सा सोल्यूशन होगा भाई, जिसकी परसेंटेज की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है शुगर परसेंटेज की। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है और हम शुगर को ही डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंट किस में आई है, सी में ही तो आई है शुगर की। कितना आई है, 27.2%। तो सब जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट आएगा, सबसे ज्यादा परसेंट आएगी, ठीक है, वो ही सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेटेड होगा। तो कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सी इज मोस्ट कंसंट्रेटेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मास बाय मास परसेंटेज क्या आया है, 27.2, विच इज मैक्सिमम इन ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपको पार्ट वाइज समझना है और वैसे ही इसके आंसर्स भी निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एज एस। आपने इस टेक्निक को कई बार देखा हुआ है। ठीक है, हम इसे सॉल्व भी कर चुके हैं। क्या कहते हैं इसे, डिस्टिलेशन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या, लेबल एपरेटस ए बी एंड सी। याद करो क्या क्या नाम थे। तो एपरेटस ए क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। अगर आपको प्रोसेस याद होगा तो इस फ्लास्क को बस आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क लिखना है। ठीक है, बी क्या है, वाटर कंडेंसर। ठीक है, वाटर कंडेंसर। सी क्या है मेरा, कॉनिकल फ्लास्क। सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक्स आइडेंटिफाई अबव। यानी कि डिस्टिलेशन से हम इनमें से किस किस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। आप डिस्टिलेशन पढ़ चुके हो, डिस्टिलेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें जो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो क्या होने चाहिए, पहली बात तो वो दोनों मिसेबल लिक्विड्स होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये किसके सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, मिसेबल लिक्विड्स। ठीक है, जो कि होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपके किस फॉर्म में होने चाहिए, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले वो वाले ऑप्शन कैंसल आउट कर दो जिसमें कि आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन दोनों में से कोई एक लिक्विड ना हो। ठीक है, तो अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होगा आपका, लिक्विड नहीं होगा। सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। सैंड भी क्या आएगा आपका, सॉलिड के फॉर्म में आएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या बच गए, वाटर और एसीटोन, एसीटोन और अल्कोहल, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड बेंजीन। तो ये चारों जो है ये मिसिबल लिक्विड्स हैं और एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब इन चारों में से हमें चूज करना है कि कौन कौन सा है जिसपे डिस्टिलेशन प्रोसेस काम करेगा। क्या ये चारों ही है जिसपे काम करेंगे, तो अब हम जाएंगे अपनी दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया था, देखो उसके लिए यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको ये टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर आपको क्यों दे रखा है, ठीक है, हर एक कंपाउंड का जिससे ये मिक्सचर बना हुआ है उसका, उसमें जो कंपाउंड है दोनों के दोनों, उनका आपको टेम्परेचर क्यों दिया है। रीजन ये है कि डिस्टिलेशन के लिए क्या जरूरी होती थी, सेकंड प्रॉपर्टी, टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो दो हमारे जो है मिसिबल लिक्विड्स हैं इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 25 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो वाटर और एसीटोन, वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एसीटोन क्या है आपका 56 डिग्री सेल्सियस। कितना है टेम्परेचर डिफरेंस, राइट 44 डिग्री सेल्सियस। 25 से ज्यादा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है टू सेपरेट बाय डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा एसीटोन और अल्कोहल। देखो एसीटोन तो मेरा 56 है और अल्कोहल कितना है 78। कितना आया टेम्परेचर डिफरेंस आपका, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया आपने, बताओ कितना आया है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 22 डिग्री सेल्सियस लेस देन 25 है, तो इसे भी हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। चेक करो इनका भी टेम्परेचर डिफरेंस, अल्कोहल का कितना है 78, क्लोरोफॉर्म का कितना है 61। कितना है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, ये आ रहा है आपका 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी 25 से कम ही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है इस मेथड से सेपरेट करना। नेक्स्ट है अल्कोहल और बेंजीन, अल्कोहल और बेंजीन में ओनली 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, दोनों साथ साथ में ही वेपर्स बनाना
शुरू कर देंगे। तो हमें सिर्फ कौन सा कॉम्बिनेशन मिला, यानी कि 2 मिसिबल लिक्विड ऐसे मिले जिनका टेम्परेचर डिफरेंस 25 से ज्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन जो है उसको फॉलो करने वाला कौन है, वाटर और एसिडोन। तो ओनली वाटर और एसिडोन ही है जिसको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं।